जब स्टूडेंट से मैं बात करता हूँ और वो प्रपोज़ल बनाना शुरू करते हैं, उन्हें प्रपोज़ल बना के काम खत्म करना होता है कि भई हमें काम खत्म करना है, प्रपोज़ल बनाया और बस काम खत्म। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि जिस फ़ील्ड में वो जा रहे हैं, ये ग्रेजुएशन नहीं है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है। जिस पीएचडी की फ़ील्ड में जा रहे हैं, वहाँ पे आगे बढ़ने के बाद उन्हें रिसर्च खुद ही करनी है। तो अगर वो खुद ही अंदर घुस के मॉडरेशन, मीडिएशन क्या होता है, टेक्निक्स क्या होती है, सॉफ्टवेयर्स कौन से यूज़ होते हैं, अगर ये चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, तो जो इंटरव्यूअर है वो पहले ही समझ जाएगा कि ये स्टूडेंट प्रिपेयर्ड नहीं है। तो आपको रिसर्च में घुसने से पहले खुद की प्रिपेयर्डनेस करनी है दैट आई एम रेडी टू कंडक्ट रिसर्च। Very good evening, everyone. My name is Shubham Singhania, and I'm your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं मिस प्रगति सिंह। आज इनसे बात करके मुझे ऐसा लगता है कि हम थोड़ा-सा इनसे इंस्पिरेशन लेने वाले हैं और थोड़ा-सा बात करने वाले हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है ना कि सर हम छोटे शहर से बिलॉन्ग करते हैं, टियर 2 सिटी से बिलॉन्ग करते हैं, पता नहीं आईआईटी दिल्ली जैसे प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट में एडमिशन होगा कि नहीं। बट इन्होंने मेहनत करी, गोंडा जैसे शहर से उत्तर प्रदेश से निकल के आए, अपनी मास्टर्स करी, मास्टर्स करने के बाद इन्होंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया मैनेजमेंट में विद अ वेरी गुड परसेंटाइल एंड देन अब इनका एडमिशन आईआईटी दिल्ली में हो गया है पीएचडी में एचआरओबी एरिया के अंदर, जो कि बहुत ही काबिले तारीफ चीज है और सच में बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस प्रगति, एंड आई एम श्योर कि आज जो भी लोग आपसे सुनने वाले हैं वो बहुत ज्यादा मोटिवेट होने वाले हैं, बहुत ज्यादा इंस्पायर होने वाले थैंक यू सर, थैंक यू सो मच ये अपॉर्च्युनिटी देने के लिए कि मैं फिर से अनुज जिंदल चैनल पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ। थैंक यू। हैं। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम प्रगति। और मैं आपको बता दूं कि प्रगति हमारे यूजीसी नेट की स्टूडेंट भी रही हैं और मैं लगातार इनके साथ टच में रहा हूं, तो मैं बता सकता हूं आपको कि इन्होंने अपने प्रपोजल बनाने में बहुत मेहनत करी है। वो कहते हैं ना कि स्टूडेंट्स को लगता है कि चलो अब एग्जाम क्वालिफाई हो गया, आप 5-10 दिन में मेहनत कर लेते हैं, प्रपोजल बना लेते हैं और इंटरव्यू दे लेते हैं। तो इनकी ये 5-10 दिन की मेहनत नहीं है, इन्होंने काफी टाइम लगाया, प्रपोजल बनाया, मुझे भेजा, रिव्यू करवाया, लगातार कॉन्स्टेंटली फीडबैक पे काम करते रहे, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करी एंड तब जाके इनका आईआईटी दिल्ली में एडमिशन हुआ है। ठीक है, आप सबको पता है आईआईटी दिल्ली जो है वो एनआईआरएफ रैंकिंग में टॉप 5 में आ चुका है, इकलौता आईआईटी है इनफैक्ट जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में टॉप 5 में आता है एज पर एनआईआरएफ रैंकिंग। तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि कितना चैलेंजिंग रहा होगा, कितना कंपटीशन रहा होगा इनकी कैटेगरी में, एचआरओबी में, जब ये इंटरव्यू देने गए हैं। तो प्रगति, सबसे पहले इसी चीज से बात करते हैं कि थोड़ा सा स्टूडेंट्स को अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बता दीजिए। आपने ग्रेजुएशन कब करी, पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से करी, नेट जेआरएफ कब क्वालिफाई किया, थोड़ा सा ब्रीफ दे दीजिए। यस सर, सर स्कूलिंग मैंने की थी गोंडा से, उत्तर प्रदेश, और फिर उसके बाद बीकॉम ऑनर्स किया है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से। फिर एमबीए किया है एमएनएनआईटी इलाहाबाद से। और एमबीए थर्ड सेमेस्टर में फर्स्ट अटेम्प्ट नेट का दिया था जो नहीं क्वालिफाई हो पाया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट होने में 1 साल का लगभग टाइम लग गया था, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था। फैंटास्टिक। प्रगति, एक छोटा सा सवाल जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आपको सुनेंगे उनके दिमाग में आता है कि चॉइस कैसे करें कि हमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाना चाहिए, बिकॉज बेसिक एलिजिबिलिटी तो वही है कि नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर पीएचडी में जाना चाहिए। तो आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि आपने कैसे चूज किया कि मुझे पीएचडी में जाना है, अभी मुझे टीचिंग नहीं करनी। सर क्योंकि हम लोग के एमबीए में रिसर्च सब्जेक्ट था और हर सेमेस्टर में रिसर्च था, हर सेमेस्टर में हम लोग को रिसर्च प्रोजेक्ट करना रहता था, तो उससे जो है रिसर्च की तरफ मेरा इंटरेस्ट आया। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मुझे पहले रिसर्च में करना है और पीएचडी ही करनी है। अल्टीमेटली उसके बाद तो फिर प्रोफेसर ही बनना है, लेकिन अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे जाना चाहिए। और अगर अगर आपके जो है पीजी में है रिसर्च करने का आपको मौका मिलता है, तो स्टूडेंट्स को ये चीज़ सीरियसली लेनी चाहिए। और उससे उन लोग को पता चल पाएगा कि उनका इंटरेस्ट रिसर्च में है या फिर नहीं। आई थिंक बहुत ही अच्छी बात कही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही प्रगति ने कि आपको अपने इंटरेस्ट खोजने की जरूरत है। कई बार हम स्टूडेंट से बात करते हैं, स्टूडेंट कहता है कि मेरा दोस्त पीएचडी कर रहा है तो मैंने भी पीएचडी कर ली, और मेरा एक दोस्त है वो टीचिंग में जाना चाहता है तो मैं सोच रहा हूँ मैं भी टीचिंग में चला जाऊं। प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है प्रगति से, प्रगति के थ्रू यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लीज इस तरीके से रैंडमली चॉइस मत लीजिए। जैसे प्रगति को इंटरेस्ट आया रिसर्च में तो उन्होंने पहले पीएचडी करने का सोचा, इसी तरीके से आप सब स्टूडेंट्स भी पहले अपने इंटरेस्ट को समझिए और उसके बाद ही आगे बढ़िए। प्रगति, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि आपने अपनी प्रपोजल बनाने की तैयारी कैसे शुरू की, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सब प्रपोज़ल मेरा जो था, मेरा एमबीए 4th सेमेस्टर में हम लोग को मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट करना होता है। तो वहाँ पे भी मैंने एचआर एरिया ही चूज़ किया था और उसमें जो है अपने टॉपिक में ग्रीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे मेरा मेजर प्रोजेक्ट था।
और उसी को जो है और इम्प्रूव करके उसी में और वेरिएबल्स ऐड करके जो है प्रपोज़ल बनाया था। तो मतलब जी। प्रपोज़ल कह सकते हैं कि मेरा 4th सेमेस्टर से ही वही था। तो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि 4th सेमेस्टर में जो इन्होंने एमबीए प्रोजेक्ट किया था, उसी पे इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। प्रगति थोड़ा बहुत सोर्सेज़ के बारे में बता सकते हैं कि क्या सोर्सेज़ स्टूडेंट्स को रेफर करने चाहिए जहाँ से वो रिसर्च पेपर्स वगैरह पढ़ सकते हैं, थोड़ा-सा रिसर्च गैप का आइडिया लगा सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत नए होंगे इस फील्ड यस सर। सबसे पहले अपना एरिया आइडेंटिफ़ाई करने की ज़रूरत होती है, ब्रॉड एरिया, फिर उसके बाद उसमें आपके सब्जेक्ट में आपको किस टॉपिक में इंटरेस्ट है। में। तो उसके फिर रिसर्च पेपर्स पढ़ने होते हैं और रीसेंट रिसर्च पेपर्स पढ़ने चाहिए। रिसर्च पेपर्स मोस्टली हम गूगल स्कॉलर से ही पढ़ते हैं क्योंकि वहाँ पे लगभग सारे ही अवेलेबल होते हैं और जो कुछ नहीं अवेलेबल होता है, तो उसको जो है उसका डीओआई कॉपी करके और किसी और सोर्स से भी ले सकते हैं। जो मतलब और सोर्सेज़ होती हैं जैसे साई हब एक वेबसाइट है वहाँ से ले सकते हैं। तो बस गूगल स्कॉलर का यूज़ किया था ये चीज़ को। आई थिंक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आपने बताया कि पहले एरिया चुनिए, फिर टॉपिक चुनिए, फिर उसके पेपर्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। आई थिंक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका है प्रगति। प्रगति एक नेक्स्ट सवाल स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि बहुत ही ग्रे एरिया है कि इंटरव्यू के अंदर जाके क्या प्रोसेस होता है या इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होता है? क्या एसओपी अपलोड करनी होती है? क्या रिसर्च प्रपोज़ल अपलोड करना होता है? तो आईआईटी दिल्ली का स्पेसिफिक थोड़ा-सा प्रोसेस बताइए कि क्या-क्या स्टेप्स थे इंटरव्यू से पहले? क्या एंट्रेंस की देना था कि नहीं देना था? किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन हुआ? उसके बारे में थोड़ा-सा एनलाइटन कर दीजिए हमारे स्टूडेंट्स यस सर। तो फॉर्म आया था जो है इस वाले सेशन के लिए फॉर्म मार्च में आया था और 1 महीने के लिए लगभग विंडो ओपन थी। तो वहाँ पे जो जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है वो फिल करते हैं। उसके बाद एसओपी जो है 1 पेज का फिल करना होता है और एब्स्ट्रैक्ट माँगा था। तो उसमें वर्ड लिमिट नहीं दी थी लेकिन एब्स्ट्रैक्ट को 2 पेज तक ही मैक्सिमम रखा था। तो एब्स्ट्रैक्ट और एसओपी अपलोड करना होता है और जो है वहाँ पे कॉल करने का क्राइटेरिया ही यही मिनिमम क्राइटेरिया यही है कि या तो नेट क्वालीफाई होना चाहिए या फिर नेट जेआरएफ होना चाहिए या फिर जो और जैसे ऑपरेशंस मैनेजमेंट के लिए जो गेट वगैरह देते हैं, वो लोग भी भर सकते हैं। तो मतलब कोई नेशनल लेवल का एग्ज़ाम आप क्वालीफ़ाई करना करना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पे उन लोग का खुद का एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है और इंटरव्यू वाले दिन जो है एक रिटेन टेस्ट होता है, वो डिस्क्रिप्टिव नेचर का रिटेन टेस्ट होता है 1 घंटे का। तो वो मतलब वो ऐसा नहीं होता है कि उससे पे मार्क्स वगैरह मिलता है और उससे किसी को डिस्क्वालीफाई कर देगा। वो बेसिकली आपकी नॉलेज ही देखने के लिए होता है कि आपको आपके एरिया में कितनी नॉलेज है। हुँ, फिर उसी दिन इंटरव्यू होता है। फैंटास्टिक आई थिंक बहुत ही सही तरीके से आपने बता दिया। प्रगति नेक्स्ट सवाल ये है कि जब हम एसओपी और रिसर्च प्रपोज़ल के बारे में बात करते हैं, थोड़ा-सा ब्रीफली बता दीजिए कि एसओपी और रिसर्च प्रपोज़ल में अंतर क्या होता है ताकि स्टूडेंट्स को आइडिया लग जाए? अ, एसओपी तो बनाने के लिए जो ऑलरेडी चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है हमारे जो अनुज जिंदल पे, हमने उसी को रेफर किया था। आपका जैसे सैंपल एसओपी था, वही सारे पॉइंट्स ध्यान में रखे थे कि जो है स्टार्टिंग में अपना थोड़ा-सा इंट्रो दो, अपने टॉपिक के बारे में बताओ हुँ। और मोटिवेशन बिहाइंड डूइंग पीएचडी, फिर उसके बाद रिसर्च में इंटरेस्ट आपका कैसे आया, इस चीज़ को मेंशन करें और उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में ही अप्लाई क्यों करना है, इस चीज़ को मेंशन करें। रिसर्च प्रपोज़ल आपका ग्रीन एचआरएम पे डिटेल फॉर्म में होगा 2 पेज का। हाँ सर और जैसे वहाँ पे सिर्फ़ एब्स्ट्रैक्ट ही सबमिट करना था, रिसर्च प्रपोज़ल माँगे नहीं थे वहाँ पे। तो एब्स्ट्रैक्ट मतलब ये कि बेसिकली जो रिसर्च प्रपोज़ल है, उसी को समराइज़ करके ही जो है उसमें लिख देना होता है। लेकिन ये चीज़ रिकमेंड करेंगे कि अगर दो वहाँ पे सिर्फ़ एब्स्ट्रैक्ट ही माँगा था, लेकिन आप एक डिटेल्ड रिसर्च प्रपोज़ल बना के रखिए। तभी जैसे डिटेल होता है, तो उसके बारे में आपको नॉलेज भी उतनी ही डिटेल में होगी। आप सिर्फ़ एब्स्ट्रैक्ट के भरोसे नहीं जा सकते हैं वहाँ पे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही सजेशन दिया आपने कि भई जो एब्स्ट्रैक्ट माँगा हुआ है रिसर्च प्रपोज़ल से ही निकल के आएगा। तो अगर आपका रिसर्च प्रपोज़ल तैयार नहीं है, तो आप इंटरव्यू में बताओगे क्या? बहुत बहुत अच्छी बात की आपने। प्रगति थोड़ा-सा इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बताइए कि इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चन्स पूछे गए? अगर आप कुछ रिकॉल कर पा रहे हैं। कितने लेवल्स पे इंटरव्यू हुए? 1 राउंड हुआ, 2 राउंड हुआ, उसमें कुछ क्वेश्चन्स अगर आप रिकॉल कर पाएँ? यस सर। तो मैनेजमेंट में बेसिकली सारे बच्चों को पहले डिवाइड कर दिए थे कि एचआरओबी के सारे बच्चे एक तरफ, मार्केटिंग, फाइनेंस ऐसे करके डिवाइड कर दिया था। और हम लोग में एचआरओबी में सिर्फ लगभग 60 बच्चे थे, 60 बच्चे थे उस दिन। तो और हम लोग का 2 राउंड इंटरव्यू का हुआ था। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में सिर्फ 1 राउंड हुआ था, लेकिन एचआरओबी में 2 राउंड हुआ था। तो पहला राउंड हुआ था, उसमें 2 टीचर्स बैठे थे और फिर उसके बाद उसमें से 11 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। वो सेकंड राउंड में गए, तो उसमें जो है 3 फैकल्टी हैं वहाँ एचआरओबी के, तीनों लोग बैठे थे। और सर क्वेश्चन में जो है
वहाँ पे इंट्रो नहीं पूछे थे हमसे और फिर उस डायरेक्टली टॉपिक पूछे थे कि क्या टॉपिक है मेरा। तो मैंने अपना टॉपिक बताया और हमने टॉपिक में वर्ड यूज़ किया था सीरियल मीडिएशन। तो हमने इसी पर्पज़ से यूज़ किया था कि हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से पूछ लिया जाए और दोनों ही राउंड में ये हुआ कि जो है मतलब सीरियल मीडिएशन वर्ड सुन के जो है वो लोग इम्प्रेस हुए, हुँ, क्योंकि ज़्यादातर मीडिएशन, मॉडरेशन भी यूज़ कर देते हैं बच्चे, लेकिन सीरियल मीडिएशन एक मीडिएशन का टाइप हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वहीं से आया कि मतलब मीडिएशन क्या है, मॉडरेशन क्या है, डिफरेंस क्या होता है, सीरियल क्या होता है, पैरेलल क्या होता है और इस चीज़ को कैसे एनालाइज़ करेंगे सर ये पूछा, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे? तो उसमें भी मैंने जो है पढ़ा था हेज़ प्रोसेस मैक्रो यूज़ करते हैं और स्मार्ट पीएलएस भी बोल दिया था, तो सर ने पूछा स्मार्ट पीएलएस क्यों नहीं यूज़ करेंगे? तो वो भी बताया। जैसे कुछ क्वेश्चन ये भी थे कि जो नहीं आता था उनको, तो उसके लिए आपको भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप बोल सकते हैं कि हाँ, जो है ये अभी दिस आई डोंट रिमेंबर एंड आई विल हैव टू रीड मोर ऑन टू दिस टॉपिक, तो ये चीज़ आप बोल सकते हैं। और क्वेश्चन सब पूछे थे वो थ्योरीज़ पे स्पेसिफिकली पूछते हैं, कि जैसे आपने कोई हाइपोथेसिस फ्रेम की है या फिर आपका जो भी रिसर्च प्रॉब्लम है, आप जो भी पता करना चाहते हैं, आपको वो किसी चीज़ से वो सपोर्टेड होना चाहिए। आप ये नहीं कि वो किसी थ्योरी से सपोर्टेड नहीं है या फिर पुरानी रिसर्च से सपोर्टेड नहीं है, तो आप उसको प्रपोज़ल की तरह नहीं दे सकते हैं या फिर हाइपोथेसिस की तरह नहीं दे सकते हैं। तो आपको बेसिकली थ्योरीज़ भी पता होनी चाहिए, ऐसी कुछ थ्योरीज़ जो आपके प्रपोज़ल को या फिर हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रही हों, तो थ्योरीज़ भी पूछते हैं। अब जैसे सर हमसे थ्योरी पूछा तो एक थ्योरी का नाम मुझे याद था, तो वो थ्योरी का नाम मैंने बताया, फिर कांसेप्ट भी बताया। फिर उसके बाद दूसरी थ्योरी का नाम नहीं आता, तो जो है उसका सिर्फ़ कांसेप्ट बताया। फिर ऐसे ही क्वेश्चन थे। दोनों राउंड में लगभग यही क्वेश्चन थे और क्योंकि वहाँ पे ग्रीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कई बच्चों का टॉपिक था, तो मैम ने फिर ये भी बोला कि जो है अरे कोई और टॉपिक अगर तुम बताओ जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, तो मैंने फिर मोटिवेशन बोला, तो मैम ने मोटिवेशन से थ्योरी से पूछा सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी और थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, तो उसको क्योंकि रिवाइज़ नहीं किया था लेकिन फिर भी याद था थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत मतलब अच्छे से नहीं, लेकिन जैसे इनकम्प्लीट आंसर, इम्प्रॉपर आंसर थोड़ा-सा दिया, तो लेकिन फिर भी सैटिस्फाइड थे और हम मतलब मुझे खुद ही ऐसा लग रहा था कि मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ उस दिन भी लग रहा था। मैं स्टूडेंट्स को बता देता हूँ, इन्होंने बहुत सारे बीच में टर्मिनोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर दिया, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमें नहीं समझ में आती होगी। इन्होंने मॉडरेशन, मीडिएशन, सीरियल मीडिएशन बोला। बेसिकली ये रिसर्च टेक्नीक्स हैं, ठीक है? जब आप थोड़ा-सा अभी देखो ये अभी बिल्कुल नेसेंट स्टेज पे अभी पीएचडी शुरुआत भी नहीं करी है, तब भी इन्होंने इतनी नॉलेज, इतना जो ज्ञान है वो अर्जित कर लिया और ये खुद से किया है इन्होंने, खुद मेहनत करके। तो ये क्लियरली दिखाता है प्रगति कि आप डिज़र्व करते हैं। क्योंकि होता है ना कि जब स्टूडेंट से मैं बात करता हूँ और वो प्रपोज़ल बनाना शुरू करते हैं, उन्हें प्रपोज़ल बना के काम खत्म करना होता है कि भई हमें काम खत्म करना है, प्रपोज़ल बनाया और बस काम खत्म। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि जिस फ़ील्ड में वो जा रहे हैं, ये ग्रेजुएशन नहीं है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है। जिस पीएचडी की फ़ील्ड में जा रहे हैं, वहाँ पे आगे बढ़ने के बाद उन्हें रिसर्च खुद ही करनी है। तो अगर वो खुद ही अंदर घुस के मॉडरेशन, मीडिएशन क्या होता है, टेक्निक्स क्या होती है, सॉफ्टवेयर्स कौन से यूज़ होते हैं, अगर ये चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, तो जो इंटरव्यूअर है वो पहले ही समझ जाएगा कि ये स्टूडेंट प्रिपेयर्ड नहीं है। तो आपको रिसर्च में घुसने से पहले खुद की प्रिपेयर्डनेस करनी है दैट आई एम रेडी टू कंडक्ट रिसर्च। आपका ये लिखना प्रपोज़ल के अंदर सीरियल मीडिएशन मेथड या थ्योरीज़ बताना, इस बात का एविडेंस है कि आप उसमें ऑलरेडी डीप में जाके आपने पढ़ना शुरू कर दिया। ऑफ कोर्स थोड़ा-सा टाइम लगेगा, एवरीथिंग टेक्स टाइम, बट इंटरव्यूअर को शायद वो मैसेज चला गया था कि ये सीरियल मीडिएशन तक पहुँच पाएँ। भई डायरेक्टली तो सीरियल मीडिएशन पे आप नहीं पहुँचे होंगे। पहले आपने मॉडरेशन समझा होगा, फिर मीडिएशन प समझा होगा, फिर उसके टाइप्स पढ़ने शुरू किए। तो आपके थ्रू मैं अपने स्टूडेंट्स को यही सलाह देना चाहूँगा कि जब भी आप प्रपोज़ल बना रहे हैं, थोड़ा-सा इन डेप्थ जाके पढ़िए और जो एक-एक वर्ड आपने अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या फिर प्रपोज़ल में लिखा हुआ है या एब्स्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, जो भी आपको सबमिट करना है, वो आपको बाय हार्ट आना चाहिए। तो आई थिंक कांग्रेचुलेशन वन्स अगेन प्रगति, बहुत ही मतलब मज़ा आया आपसे बात करके, पता चल रहा है कि कितनी मेहनत लगी। प्रगति, हमारे स्टूडेंट्स को आप कुछ लास्ट एडवाइस देना चाहेंगे? प्रिपेयर कैसे करना चाहिए उन्हें? तो प्लीज़। यस सर। सर एक एडवाइस ये रहेगी कि जैसे कई बच्चे ये सोचते हैं कि 6-7 जगह फॉर्म भरो तो एक ना एक जगह कहीं तो हो ही जाएगा। हुँ, लेकिन ये मतलब इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम फर्स्ट इंटरव्यू अगर है तो हम उसको कैजुअली ले लें। हुँ, अगर आपका पहला इंटरव्यू है या दूसरा या तीसरा है तो उसको कैजुअली नहीं लेना चाहिए कि हाँ, हम यहाँ दे देते हैं फिर एक्सपीरियंस से सीखेंगे। आपको हमेशा 100% तैयारी के साथ जाना चाहिए और अपनी साइड से एटलीस्ट कोई जो है मिस्टेक की जो है जगह नहीं छोड़नी चाहिए। तो अपनी तरफ से आप पूरा प्रिपेयर करके जाएँ, अपनी तरफ से आप पूरी तैयारी करके जाएँ और जो है मेहनत पे डिपेंड करें, लक पे ना डिपेंड करें।
फैंटास्टिक। आई थिंक प्रगति ने बिल्कुल अच्छे से समराइज कर दिया है कि भाई कैजुअली नहीं लेना, ठीक है? अब आपका करियर है आगे, ठीक है? किसी भी इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर रहे हैं, थोड़ा-सा सीरियस होके अप्लाई करिए। तो आई थिंक बहुत ही अच्छा लगा प्रगति आपसे बात करके, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस। वन्स अगेन आई एम वेरी सो प्राउड कि आप हमारे स्टूडेंट थे और अब आपने एक नई जर्नी शुरू करने वाले हैं एट आईआईटी दिल्ली। सो आई होप कि आपकी आगे की जर्नी बहुत अच्छी रहे, आप जल्दी से अपनी पीएचडी कंप्लीट करें, बहुत अच्छे-अच्छे पेपर्स पब्लिश करें टॉप जर्नल्स के अंदर एंड देन आप कहीं अच्छी जगह प्रोफेसर लग जाएँ। सो ऑल माय गुड विशेस प्रगति, और जब भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, यू हैव माय कॉन्टैक्ट, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद अस फॉर एनी हेल्प। थैंक यू सो मच प्रगति। थैंक यू। थैंक यू सर।